Welcome to series Explain, The Terminalist Dark Wolf Episode 1 and 2 Explain। एपिसोड 1 में 3 महीने फ्यूचर में जंप करता है। सीन शिफ्ट होता है एक अलाइन ट्रेंड फैसिलिटी पे जो मौसल से 6.2 माइल्स दूर है। यहाँ एडवर्ड इराकी स्पेस फोर्स को ट्रेन कर रहा होता है। बैकग्राउंड में AC/DC के गाने बज रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रीच भी आ जाता है अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके। सबसे पहले एडवर्ड की मुलाकात इमरी से होती है जो अपनी वाइफ मारवा और 2 बच्चों अफरान और जैनब के साथ वहां होता है। एडवर्ड उसे बताता है कि उसने एक बड़ा अरेंज किया है जो आमिर को प्रोथेसिस लग देता है, लेकिन आमिर कहता है कि उसने दोबारा आर्मी ज्वाइन कर ली है। एडवर्ड उसे समझाता है कि फैमिली पे ध्यान दो, लेकिन आमिर कहता है कि जब तक जो बुराई ISF को कंट्रोल में नहीं आता वो रुकने वाला नहीं। ये देख के एडवर्ड उसे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात एडवर्ड रीस हेस्टेज और बोजर के साथ बॉयज नाइट ऑफ करता है। बातें चलती हैं और एडवर्ड रीस को बताता है कि सैयारा से मौसूल लौटने के बाद हामिद को पकड़ना या मारना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन डॉक्टर खालिफ आमिर को प्रोस्थेटिक लेग देने आता है, लेकिन उसके साथ मसूद दनावी भी आता है। अभी पता नहीं चलता कि दनावी आमिर और उसकी फैमिली के साथ क्या करता है, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है एक एक्सप्लेनर प्रेजेंटेशन पे जा रहा होता है और ऑन फॉलर कमांडर बेल कॉक्स और जेलीज लॉन्ड्री ISIS के बारे में डिटेल्स देते हैं। फिर सील और ISF एक मिशन पे निकलते हैं दनावी के बेस लोकेट करने के लिए और ये जानने के लिए कि वो IS को वेपन्स कैसे सप्लाई कर रहा है। लेकिन इस बीच एडवर्ड को आमिर का कॉल आता है। आमिर बस इतना कहता है, ज़ैनब और आफरीन का ख्याल रखना। एडवर्ड तुरंत समझ जाता है कि सुसाइड बॉम्बिंग होने वाली है और अपनी टीम को बेस पर वापस बुलाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। आमिर ने अपने प्रोस्थेटिक लेग में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है। बाद में जब सील और ISF आमिर के घर जाते हैं, उन्हें मरवा डेड मिलती है और दोनों बच्चे गायब। कमांडर कॉक्स फिर अपने टिपिकल लेक्चर देता है सिक्योरिटी और IS खत्म करने पे। फारूक एडवर्ड को बताता है कि प्रोस्थेटिक लेग में बॉम्ब था और बॉम्बिंग के वक्त हामिद और दनाइव दोनों मौसूल में थे। ये सुनकर एडवर्ड डिसाइड करता है कि अब हामिद को पकड़ना या मारना ही होगा, लेकिन कॉक्स उन्हें रोक देता है। एडवर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि CIA हामिद को अपना एसिस्ट बनाकर प्रोटेक्ट कर रही होती है। CIA चाहती है कि हामिद दनवाई की सप्लाई चेन में एक्सपोज करने में काम आए। हॉस्टेज एक आइडिया देती है, कहती है कि जब वो मौसूल मिशन पर जाएगी तो हामिद को एक्सपोज कर देगी। उसके बाद IS खुद उसे मार देगा और सील्स पे ब्लेम नहीं आएगा। प्लान अच्छा लगता है, लेकिन कॉक्स फुलर और लॉन्ड्री क्लोजली ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब एडवर्ड हामिद के घर में ज़ैनब को देखता है, उसका पेशेंस टूट जाता है। प्लान फॉलो करने के बजाय वो सीधा हामिद को मार देता है। इस सब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन एपिसोड के अंत तक ज़ैनब बच्ची को बचा लेता है। एपिसोड 2, इसमें हम देखते हैं कि रीस, बोजर, फारूक और हेस्टिंग्स पूरी कोशिश करते हैं एडवर्ड की गलती कवर करने की जब उसने हामिद को गुस्से में मार दिया था, लेकिन कॉक्स के पास ऑप्शन नहीं होता और वो एडवर्ड और हेस्टेज दोनों को डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कर देता है ताकि दूसरे सोल्जर्स को वार्निंग मिल सके। पर्सनल्स रिवेंज लेने के बजाय ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एडवर्ड और हेस्टेज अपनी टीम को गुड बाय बोलकर घर वापस निकलने जाते हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ़्लाइट का वेट करते वक्त उनकी फ़्लाइट डिले और कैंसिल हो जाती है। टाइम पास के लिए एडवर्ड कुछ आइडियाज़ देता है, लेकिन हेस्टिंग इंटरेस्टेड नहीं होती। एडवर्ड अकेला एयरपोर्ट पर ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस आदमी से, जेड हैवफोर्ड, जो CIA का स्पाई मास्टर होता है। हैवफोर्ड को हामिद के असैसिनेशंस और उसके कवर अप के बारे में सब पता
पता होता है क्योंकि असल में कवर अप उसने ही किया होता है। अब हाउफोर्ड एडवर्ड और हेस्टिंग्स को एक न्यू मिशन ऑफर करता है, दनावी को कैप्चर करना। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो आमिर का बदला भी मिल जाएगा और दोनों वापस आर्मी में ऑनरेबल डिस्चार्ज के साथ रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें सिविल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और शायद सुसाइड तक ही सिचुएशन आ सकती है। एडवर्ड बिना सोचे समझे तुरंत यस बोल देता है। एस्टेज पहले मना करती है लेकिन हावर्ड अपनी कन्विंसिंग स्किल से उसे भी राजी कर देता है। इस मिशन में एस्टेज अपना रिटायरमेंट प्लान पोस्टपोन्ड करके मिशन ज्वाइन कर देता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड और हेस्टिंग्स वेनिन पहुंच जाते हैं जहां मसूद के 2 एजेंट्स उसके साथ मिशन में जुड़े होते हैं। हावर्ड उन्हें डिटेल ब्रीफिंग देता है एक मीटिंग के बारे में जो क्रिम्स ऑस्ट्रा एक क्लब में होने वाली है। आर्टेम गुलार्डो और देवानी के बीच मीटिंग के वक्त डील होने के बाद अलीजा देवानी को स्पाइक की हुई ड्रिंक देने की कोशिश करती है लेकिन दनावी शक कर लेती है और उसे फोर्स करता है कि वो खुद ही ड्रिंक करे। एलिजा कवर नहीं तोड़ना चाहती इसलिए ड्रिंक कर लेती है। जैसे तैसे कनेक्शंस रहकर क्लब से निकलती है और फिर एडवर्ड की बाहों में गिर जाती है। एडवर्ड उसे वॉशरूम में ले जाता है और साइलेंसर फ्लूइड से टॉक्सिक्स निकाल देता है। तभी टेल दीवानी की कार डैमेज कर देती है ताकि वो भाग ना सके। दीवानी पैनिक में आ जाता है और क्लब के बाहर शूट आउट शुरू कर देता है। कॉर्नर्ड फील करके दनावी अलाइज में भागता है। एलिजा और ताल उसकी कार से डॉक्यूमेंट्स और चीजें निकाल कर क्राइम सीन क्लीन कर देते हैं ताकि एविडेंस ना बचे। इधर एडवर्ड और हेस्टिंग्स दनावी के पीछे करते हैं। चेज के बाद आखिरकार वो दनावी को घेर लेते हैं। हेस्टिंग्स अपने गन को बट से दीवानी के सर पर बार बार मार के उसे गिरा देता है। स्क्रीन पे दीवानी जमीन पर पड़ा होता है, सांस लेता है और नजर नहीं आता। हाउफोर्ड कहता है कि उनके पास उसका फोन आ गया है और मिशन खत्म समझा जाता है। क्या दीवानी सच में मर गया? शूट देखकर लगता है कि हाँ, बिल्स के बैकग्राउंड साउंड से भी लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। और हाँ, एक रैंडम नोट शो का म्यूजिक काफी हद तक हंस जिमर और ओपनिंग शोर जैसा लगता है। इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। 3 एपिसोड की शुरुआत होती है एडवर्ड और हेस्टिंग के ट्रेनिंग मिशन से जो वेना में अपने बेस के पीछे जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर एक शॉर्ट सीन जेनवा में दिखाया जाता है जहां इरान न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एग्रीमेंट का सबमिट डील चल रहा होता है। यहाँ 2 भाई डिप्लोमेट्स प्रेजेंट नोट हैं, क्रेसिस और वहीद। क्रेसिस को इवेंट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है लेकिन वहीद टेंशन में होता है। उसकी टेंशन का रीज़न है बुढ़ा पास्ट में पैदा हुई प्रॉब्लम जो दनावी की क्राइम्स में डेथ के बाद शुरू हुई थी जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। क्रेसिस सजेस्ट करता है कि ये कन्वर्सेशन प्राइवेट जगह पे कर सकते हैं। साथ ही वो एक नए आयरन बनने का अपना प्लान्स के बारे में मिनिस्टर से बात करना चाहता है। स्टोरी वापस वीनस शिफ्ट होती है। हावर्ड एडवर्ड्स और हेस्टिंग की टीम को फिर से फारूक और लॉन्ड्री के साथ जुड़ जाता है और एक नया मेंबर आइश भी इंट्रोड्यूस करता है। सब फ्रेश होने के बाद फारूक एडवर्ड और हेस्टिंग को अपडेट देता है ज़ैनब और अफरीन सेफ और ठीक हैं। ये सुनकर एडवर्ड चैन की सांस लेता है कि कम से कम वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बाद वापस काम पर फोकस करना पड़ता है। हाउफोर्ड टीम को बताता है कि उन्होंने दनावी का फोन हैक कर लिया है। उसमें से पता चला है कि दनावी को प्रोफेसर मोलनर को $5 मिलियन डिलीवर करना था किसी भी हाल में। मोलनर बेडापास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक में टीचर है और उसके बदले में दनावी को कुछ देना पड़ता है। अब दनावी मर चुका है इसलिए तुरंत जानने का एक ही तरीका है फारूक को दनावी बनकर मोलनर से मिलने भेजना। टीम अज्यूम करती है कि मोलनर ने कभी असली दनावी को देखा ही नहीं होगा इसलिए फारूक के पास चांस है। बाकी टीम बैकग्राउंड में सीक्रेटली और कवर प्राइड देगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब शुरू होती हैं जब बेडापेस्ट से एक अननोन कॉन्टैक्ट का टेक्स्ट आता है जो दनावी से मिलना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने असली दनावी को जानता है तो फारूक एक्सपोज हो जाएगा और शायद वो मर भी सकता है।
इस सिचुएशन में हॉवफोर्ड को एक रिस्की प्लान देता है। फारूक मीटिंग में लोकेशन पे जाए, फिर दनावी का कॉन्टैक्ट वहां से निकालेगा तो फारूक उसका पीछा करके उसे क्वाइटली एलिमिनेट करेगा ताकि वो किसी और को ये ना बता सके कि दनावी एक्चुअली मर चुका है। ये फारूक को जल्दी करना होगा क्योंकि मॉलनर के साथ वाली ओरिजिनल मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। शुरू में फारूक को कॉन्फिडेंट होता है, वो दनावी को कॉन्टैक्ट को मार देगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट एक्चुअली दनावी की बेटी है, उसका ट्रिगर दबाना मुश्किल हो जाता है। फारूक को इसको झूठ बोलता है कि उसने लड़की को मार दिया, लेकिन असल में उसने उसे छोड़ दिया होता है। फारूक कहता है कि दनावी चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, लेकिन बेटी मासूम है, उसको कोई कसूर नहीं है। लड़की को पता चल जाता है कि उसके फादर की मौत फारूक और उसकी टीम की वजह से हुई है। शायद वो ये भी समझ जाती है कि उसके फादर ने मरने लायक काम किया था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ने का मतलब है कि शायद वो फ्यूचर में रिवेंज लेने आ सकती है या फिर वो इनके लिए एक बड़ा डेंजर भी बन सकती है। फारूक इस बात को अभी साइड में रखकर मॉलनर के साथ मीटिंग पर फोकस करता है। मॉलनर फारूक को पहचान नहीं पाता और सीधा समझ लेता है कि देवी ही है। ये हॉवफोर्ड और उसकी टीम के लिए आसानी हो जाती है। मॉलनर एक छोटी सी बात बेरेट के बारे में करके फारूक को टेस्ट करता है, लेकिन हॉवफोर्ड को गाइडेंस फारूक के ईयरफोन में होता है, इसलिए फारूक टेस्ट पास कर लेता है। उसके बाद मॉलनर रिवील करता है कि वो $5 मिलियन एक्चुअली एक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में कॉन्सेप्ट के लिए थे जो आयरना बना रहा था। पूरा बॉम्ब बनवाने का टोटल कॉस्ट $50 मिलियन था। CIA और मसूद को और लोगों का नाम जानना ज़रूरी होता है, इसलिए फारूक को डील करने का सिग्नल मिलता है। वो मॉलनर से हैंडशेक करता है और पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। तभी एडवर्ड, हेस्टिंग और ऐश देखते हैं कि एक थर्ड पार्टी मॉलनर और फारूक की तरफ बढ़ रही है। हॉवर्ड की टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है ताकि डील कंप्लीट हो जाए। जैसे ही मनी ट्रांसफ़र होता है, फारूक मॉलनर से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर अपनी पॉकेट में रखता है और तुरंत कैफे से निकल कर भागता है। उसके पीछे थर्ड पार्टी लग जाती है। एपिसोड के एंड में फारूक को थर्ड पार्टी के लोग कॉर्नर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ड्री उसे पिक करके एक सोर्स जगह ले जाती है। ऐश इनमें एक असिस्टेंट का पीछा करता है सबवे में, लेकिन फाइट में मर जाता है। हेस्टिंग एडवर्ड को रोकता है कि बिना उसके जाए उसके असिस्टेंट का पीछा ना करे, लेकिन एडवर्ड रुक नहीं पाता और खुद ही ट्रेन पर चढ़ जाता है। अगले स्टॉप तक फाइट होती है और एडवर्ड असिस्टेंट को मार देता है। उसके बाद वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है ताकि हॉवरफोर्ड कंफर्म कर सके कि मीटिंग गैच क्रैश करने वाला बंदा कौन था। यहाँ एक सब्सिशन बनता है कि शायद असली विलन खुद हॉवफोर्ड हो। वो पहले CIA के साथ था, लेकिन अब वो ऑफिशियली नहीं है। अब लगता है कि वो डिसऑनरेबली डिस्चार्ज सोल्डर को रिस्क्यूट करके अपने मिशन के लिए यूज़ कर रहा है, जैसे उसे पैसे मिले हों और रिटायर हो जाए। शायद जो थर्ड पार्टी आई थी वो CIA के रियल एजेंट्स ही थे और हॉवफोर्ड ने अपने लोग यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर दिया। इस प्रोसेस में उसने आइश को भी मार दिया। लगता है कि हॉवफोर्ड का आइश पे पर्सनल अटैचमेंट था, उसे एक बेटे की तरह ट्रीट करता था। आउटसाइड से वो शो नहीं करता, लेकिन क्लियरली उसे इफेक्ट होता है। शायद इसी वजह से अब वो अपने हिडन बेट्रायल का पीस और तेज करे। अभी ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कंफर्म नहीं है कि हॉवफोर्ड ही असली विलन निकलेगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है कि ये ट्रैक एडवर्ड का सीजन 1 वाली कहानी से कैसे कनेक्टेड है। वो पैट्रियोटिकली सोल्डर से CIA ग्राउंड असिस्ट करे बिना और आखिर में रीस को धोखा क्यों दिया। शायद सीजन के एंड तक हमें आंसर्स मिलेंगे। बस उम्मीद ये है कि राइटर फिनाले में एकदम बड़ा इंफॉर्मेशन डंप ना करें, बल्कि धीरे धीरे बॉम्ब ब्लास्ट करते रहें। इसी के साथ ये एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म होता है। वो एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत होती है आयरन ब्रदर्स वहीद और कैरिस के सीन से। दोनों अपने मुल्क के न्यूक्लियर एम्बिशन पर अलग अलग सोच रखते हैं। एक कोलैबोरेशन गैदरिंग चल रही होती है जहां मिनिस्टर यूसुफ लोगों को गिफ्ट्स देता है, इंक्लूडिंग एक आईफोन एक बच्चे को। साथ ही वो कमेंट करता है कि आयरन का दुनिया के लिए ओपन करने के बारे में। ये छोटा सा सीन
सीन एक्चुअली एक बड़ी थीम सेट करता है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट। सेलिब्रेशन के बीच ब्रदर्स के बीच टेंशन क्लियर हो जाता है। वहीद कंसर्न शो करता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। वो कहता है अगर ये वेपन गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा। उसकी बात सिंपल है, अभी तक उनके अलाइज सिर्फ स्टिक्स और रॉक से लड़ते हैं, लेकिन कल न्यूक्लियर पावर मिल गई तो वैनिश हो सकता है। कैरिस का स्टैंड बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अपने मिशन पर फुल कमिटेड है। वो कहता है वेपन्स गलत हाथों में नहीं जाएंगी क्योंकि असली पावर हमारे फिक्शंस के पास होनी चाहिए। इस बात से उसका डेंजरस माइंडसेट समझ आ जाता है। दोनों भाइयों का ये डिसएग्रीमेंट एक छोटी वर्जन बन जाता है उन बड़े पॉलिटिकल टेंशन का जो पूरी सीरीज को ड्राइव करते हैं। इसके बाद फोकस शिफ्ट होता है हार्वर्ड की टीम पर। वो एक मिशन असेंबल करते हैं आयरन के सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम के लिए, जो स्पेस बीरिंग्स शिपमेंट आने वाली है उसे इंटरेक्ट करना, ब्रिंग्स को फेक स्पेक्टर पार्ट से रिप्लेस करना। इस तरह आयरन का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिरल हो बिना डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ले। ये एक क्लासिक प्लान लगता है, डायरेक्ट अटैक नहीं बल्कि छुपी हुई साजिश। लेकिन हेस्टिंग को शुरू ही कुछ गड़बड़ लगता है। उसे ऑपरेशन में छोटे गलतियां नजर आती हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये मिशन इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। उसकी सस्पिशंस ज्यादातर हॉफोर्ड पर सेंटर हो जाती है। ये मिशन एक सब्टल सबटॉर्टन था, डायरेक्ट अटैक नहीं, लेकिन हेस्टिंग को शुरू से ही कुछ गड़बड़ फील हो रही थी। टीम के पर्सनल डायनेमिक्स भी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लॉन्ड्री का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और पेरिस को हैरेस करना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एडवर्ड जो फैमिली मैन है और शादीशुदा है, फिर भी धीरे धीरे पेरिस के लिए फीलिंग्स डेवलप करता है। ये उसकी एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है जो बाद में उसके खिलाफ यूज की जा सकती है। हेस्टिंग अपने डाउट्स और क्लियर करता है। वो सोचता है कि शायद उन्होंने ये ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है और एथिकल लाइन ब्लर हो रही है। फील्ड ऑपरेशन स्टार्ट होता है और टीम अपना अम्ब्यूजो लॉन्च करती है। कैनवे पे अटैक बहुत प्लान्ड और टेक्टिकल होता है। टीम इफेक्टिवली सिक्योरिटी डिटेल को खत्म कर देती है और उनका काम मेन टारगेट द ब्रीफीस, जिसमें स्पेशलाइज्ड ब्रिंग्स आयरन के सर्टिफ्यूग प्रोग्राम के लिए वो सोर्स कर लेते हैं। साथ ही प्रोफेसर मॉलनर को भी एलिमिनेट कर देते हैं जो आयरन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक साइंटिस्ट था। अब तक लगता है कि मिशन परफेक्टली प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, सिर्फ हेस्टिंग के डाउट्स अलग साइड पर चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है सब उल्टा हो जाता है। अननोन अटैकर टीम पर अटैक कर देते हैं। एक इंटेंस फायर फाइट होती है और यहीं पर ये एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पार्वेस एडवर्ड को बेट्रे कर रही थी। पेरिस एडवर्ड को पॉइंट ब्लैक पर गोली मार देती है उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पर और फिर बेरिंग्स लेकर भाग जाती है जो टीम ने अभी सिक्योर किए थे। ये एक धोखा और भी पेनफुल लगता है क्योंकि एडवर्ड और पेरिस के बीच इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा था। अब रिवील होता है कि शायद पेरिस एक्चुअली मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रही थी। ये ट्विस्ट सरप्राइजिंग भी है और खतरनाक भी क्योंकि रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसराइल का इंटरेस्ट आयरन को न्यूक्लियर वेपन से रोकने वाली वेल नोन है। इस बात को और भी सस्पिशियस है कि बेरिंग्स शायद ऑलरेडी स्वैप हो चुके हैं द मिशन स्टार्ट होने से पहले ही। मतलब टीम एक मैनिपुलेशन और काउंटर इंटेलिजेंस के जाल में फंसी हुई है। अब ना कैरेक्टर्स को पता है ना व्यूअर्स को कि सिचुएशन को एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहा है। एपिसोड का फाइनल शॉकिंग रिवील होता है कि वैन वो शायद डबल गेम खेल रहा है। उसने सिक्योरिटी हॉफर्ड की कार में एक लिसनिंग डिवाइस प्लेनेट किया होता है। अब धोखा इतना मल्टीप्लाई हो गया है कि कोई भी लॉयल्टी फेस वैल्यू पर ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं लगता। एक टीम जो अलाइज के रूप में स्टार्ट हुई थी अब डिसेप्शंस और मल्टीपल डाउट्स अगेंस्ट की वजह से टूटने लगी है। हर एक अपने हिडन एजेंडा प्रेशर कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी भी अनक्लियर है। इस एपिसोड को कंपेलिंग बताता है, एक बैलेंस, एक तरह का हाई स्टेक एक्शन और दूसरी तरफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। हेस्टिंग टीम का मॉरल कंपस बन के सामने आता है।
वो सिर्फ टेक्निकल डाउट्स नहीं उठाता बल्कि एथिकल क्वेश्चन भी राइज करता है। क्या उनके एक्शंस वैल्यूएबल हैं? डैमेज किसका होगा? इनोसेंट लाइफ का? उसकी डिसइल्यूजमेंट एक बड़ी थीम का रिफ्लेक्ट करती है। ये एपिसोड एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये दिखाता है कि करेक्टर वन विलन या हीरो नहीं बनाया गया। सबके अपने कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट हैं जो स्टोरी को लेयर्ड और रियलिस्टिक बनाते हैं। एक्शन सीन्स स्पेशली बहुत वेल एग्जीक्यूटेड हैं। अटैक की कोरियोग्राफी क्लियरली दिखती है कि टीम की प्रोफेशनल स्किल्स और कैमरा मूवमेंट इतना क्लियर है कि व्यूअर इजीली समझते हैं कि टेक्निकल डिसीजंस और फाइट की फ्लो। लेकिन जैसे ही बेट्रायल होता है कंट्रोल ऑपरेशन तुरंत पागलपन में बदल जाता है। ये शिफ्ट इफेक्टिवली दिखाया गया है कि टीम वल्नरेबिलिटी और जब उनकी केयरफुली प्लान स्ट्रेटजी कॉल्पस कर जाती है एपिसोड के एंड तक कुछ अनसर्टेनिटी में बदल जाता है। शेपर्ड कौन है और उसका असली एजेंडा क्या है? क्या पेरिस सच में मसूद के लिए काम कर रही है? और अगर हाँ तो इजराइल का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पूरा मिशन शुरू से ही सेटअप था? और सबसे इम्पोर्टेंट, हेस्टिंग्स और बाकी लॉयल मेंबर्स अब क्या करेंगे? क्लिफ हैंगर व्यूअर्स को अनसेल्टिंग रियलाइजेशन देता है कि न्यूक्लियर कमांड्स जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनने का काम कर सकते थे अब अननोन हैंड्स में हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज और फैक्शंस अपने अपने एजेंडाज पुश कर रहे हैं। एडवर्ड की फेथ भी अनसर्टेन है। उसका बुलेट प्रूफ वेस्ट शायद उसे बचा गया है पेरिस का पॉइंट ब्लैंक शूट से। लेकिन अब स्टेज सेट है कि एक डिस्पायरेस चेज के लिए स्टील एंड बीरिंग्स वापस लाना असली कॉन्सिपीरी को समझने के लिए, ताकि न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना चली जाएं। ये एक नॉर्मल मिलिट्री एक्शन शो से अलग स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये मॉरल एबिलिटी और कन्वर्ट ऑपरेशन के साइकोलॉजिकल टूल को हाईलाइट करता है। यहाँ हीरोज और विलन्स क्लियर आउट नहीं है, सब ग्रे एराज में ऑपरेट करते हैं जहाँ नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल लॉयल्टीज और एथिकल डिलेमास कोलाइड करते हैं। एपिसोड 4 सीरीज का सबसे कंपाइलिंग पार्ट से एक बन जाता है। इंटेंस एक्शन और कैरेक्टर ड्राइव का ड्रामा परफेक्ट मिक्स है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 इस एपिसोड की डार्क और डिप्रेसिंग टून शो के लिए काम करती है। इस एपिसोड में एक पूरा सब प्लॉट है जिसमें हेस्टिंग एक कॉरियर को पकड़ लेता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। उसका प्लान होता है उस बंदे को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकालना ताकि उससे कुछ काम निकलवाया जा सके। और शायद ये टॉम हॉपर की एक्टिंग जो साइको टाइप रोल के स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन सीन इम्पैक्टफुल लगता है। मैसेज सिंपल है, टॉर्चर बेकार है, काम नहीं करता, यानी कि वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। रिसर्च भी यही कहती है। पूरे एपिसोड में हेस्टिंग उस बेचारे को टॉर्चर करता रहता है। आखिर में पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली जर्मन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, मतलब एक एले था। ये बात इजली एक नॉर्मल बातचीत में समझ आती है, लेकिन टॉर्चर की वजह से वो मर जाता है। हेस्टिंग उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और एंड में उस गिल्ट फील होता है और थोड़ा बेकार और बेवकूफ भी लगता है। लेकिन ये सब प्लॉट सिर्फ एक छोटी सी कहानी है क्योंकि इस एपिसोड में 3 पैरेलल सब प्लॉट चल रहे होते हैं। सबसे बड़ा और मेन सब प्लॉट एडवर्ड का है। एडवर्ड को पिछले सीन में पीठ में गोलियां लगी थी लेकिन वो किसी तरह से जिंदा बच जाता है और बिना ज्यादा डैमेज के वापस खुद खड़ा हो जाता है। अब उसे मजबूरन टीम अप करना पड़ता है एलिजा के साथ जो असली में उसी पे गोली चला चुकी थी। थोड़ा अजीब लगता है पर कहानी इसी तरह बढ़ती है। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स का एंगल वापस आता है। पहले हमें लगता है कि इजराइल ही बॉडीज हैं लेकिन सच उल्टा निकलता है। मसूद एक्चुअली एलिजा और टाल को एक मिशन देता है। उन्हें पता लगाना है कि शेपर्ड कौन है। शेपर्ड इतने सालों से हाउफोर्ड के अंदर एक असिस्ट के तौर पर काम करता रहा है कि अब लगने लगता है कि शायद वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि CIA असली विलन्स हैं और इजराइल गुड साइड पर लीड कर रहे हैं। ये कहानी
अभी थोड़ी रिस्की लगती है, लेकिन फ्यूचर में ट्विस्ट कभी भी गेम पलट सकता है। एलिजा बार बार अजीब बातें करती हैं, जैसे कि मेरा असाइनमेंट था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टीम को धोखा दिया। ये वही लड़की कह रही होती है जिसने एडवर्ड की पीठ पर गोली मारी थी कुछ वक्त पहले ही। फिर भी एडवर्ड उसकी बात मान लेता है। लगता है शायद अगर एलिजा अट्रैक्टिव ना होती तो एडवर्ड इतना जल्दी कन्विंस नहीं होता। ये उसके प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सवाल उठाता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और कहानी तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एडवर्ड और एलिजा टीम अप करते हैं, गन से लड़ते हैं जो अचानक से उन्हें मारने आए थे। द टर्मिनलिस्ट डार्क वुल्फ शुरू से ही एक्शन सीन के लिए स्ट्रॉन्ग रहा है और एपिसोड 5 भी इससे अलग नहीं है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब टाल अपनी तरफ से हाफर्ड को बर्नर फोन को ट्रैक करके मोनिश के एक सेफ हाउस तक पहुंचती है। ये वही जगह होती है जहां से हाफर्ड अपनी सोर्स कम्युनिकेशन करता है। वहीं एक बड़ा सा गांजा आदमी होता है, लंबी दाढ़ी वाला, पूरा प्रोफेशनल रेसलर टाइप, लेकिन उसका एक अजीब हॉबी होता है, छोटी फिंगर्स पॉइंट करना। टाल और उसके बीच एक डेंजरस फाइट होती है और एंड में टाल उसका सर पूरा अलग कर देती है, साथ ही सर्वर से भी डेटा कॉपी कर लेती है। बाद में वो उल्टी करती है। शो थोड़ा रियलिज्म दिखाता है। ये डेटा एलिजा को भेजने का टाइम मिला या नहीं वो क्लियर नहीं है, पर अभी फर्क भी ज्यादा नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एडवर्ड और एलिजा जोरिश के ऊपर एक छोटा शरीर स्टेन की तरफ जा रहे होते हैं कुछ डिलीवर करने के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफी ये होती है वो दोनों एक बेबी ब्लू मिनी कॉपर में सफर कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ऑब्वियस टारगेट है। इसी वजह से दो मोटर बाइक वाले एसेसिनेशंस उनको ट्रैक कर लेते हैं। वो लोग कार के रूफ पर एक बड़ा बैग एक्सप्लोजन का लगा देते हैं। ब्लास्ट होते ही एलिजा तुरंत मर जाती है और एडवर्ड सिर्फ अपने कानों में घंटी बजती रहती है। वो ये फील करता है कि अब वो यहाँ से चली गई है, लेकिन थोड़ा संभलने के बाद वो अटैकर्स को गोली मार के काम तमाम कर देता है और बीरिंग्स अपने पास रख लेता है। अब एडवर्ड पूरी तरह अकेला है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस पर ट्रस्ट करे, क्योंकि हर तरफ से सीक्रेट और डेंजरस फोर्सेस उसका पीछा कर रही हैं। लेकिन उसके पास एक चीज है, प्लॉट आर्मर, मतलब उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और शायद आगे के एपिसोड में भी ये उसके लिए काम आए। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन के बारे में। एपिसोड 5 का एंड एडवर्ड के लिए सबसे डेंजरस पॉइंट था। एलिजा मर गई, टाल अपनी तरफ से सेफ हाउस में ब्रूटल फाइट करके डेटा ले आई और हेस्टिंग टॉर्चर सब प्लॉट के बाद गिल्ट में है। अब एपिसोड 6 में कुछ बड़े ट्विस्ट आ सकते हैं। एडवर्ड अलोन है और डिस्ट्रिक्ट मूड में। एडवर्ड अब अकेला है और उसे समझ नहीं आ रहा कौन एली है कौन एनिमी है। शायद वो अब अपने पुराने मिलिट्री कॉन्टैक्ट या अंडरग्राउंड नेटवर्क से हेल्प लेने की कोशिश करे, लेकिन हर तरफ से उसका ट्रस्ट तोड़ दिया गया है। तो हो सकता है अब वो सबके लिए डेंजरस बने। शेफर्ड अभी तक सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एपिसोड 6 में शायद कुछ हिंट मिले कि वो एक्चुअली सीआई के लिए काम कर रहा है या सीआईए को कंट्रोल कर रहा है। मसूद का मिशन अब और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है। टाल ने जो डेटा मोनिश के सेफ हाउस से निकाला था उसमें कुछ शॉकिंग ट्रुथ हो सकते हैं। शायद उस डेटा से पता चल सके कि सीआईए ही असली मास्टरमाइंड है या फिर कोई और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। अगर उसने डेटा एलिजा को भेजने का टाइम नहीं पाया तो वो एडवर्ड के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। हेस्टिंग ने टॉर्चर में गलती करके एली को मार दिया। अब वो गिल्ट से ड्राइवन होगा और अपने तरीके से एडवर्ड को हेल्प करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी मिस्टेक कवर अप करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर एपिसोड का हाईलाइट एक बड़े एक्शन सीन पर होता है। एपिसोड 6 में शायद एडवर्ड को एक पूरे स्काउट ऑफ एसेसिनेशन या सीआईए ऑपरेटिव से भिड़ते दिखाया जाए। हो सकता है एक हाई स्पीड पागलपन हो या फिर किसी रिमोट जगह पर अम्बुश। एलिजा की डेथ एक इमोशनल इम्पैक्ट है एडवर्ड पे होगा। शायद वो गिल्ट फील करे या उसके लिए रिवेंज मूड में चला जाए। ये उसके कैरेक्टर को और रूथलेस बना सकता है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 में काफी सवालों का जवाब दिया गया है। यहाँ पर डबल क्रॉस थोड़ा ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी एपिसोड इंटेंस लगता है। सीजन के एंड वाले वाइब्स आ रहे हैं। सब पीसेस अपनी जगह पर परफेक्ट होते जा रहे हैं। अब हमें और भी क्लियर हो गया है कि कौन कैसा है, शेफर्ड कौन है और हर पार्टी का फाइनल गोल क्या है। अब बचा है सिर्फ खून और गोली बारूद। कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी थोड़ा दिखाया गया है। चाहे डायलॉग्स कभी क्लीशे लगते हों, लेकिन होनेस्टली ये शो डायलॉग्स के लिए नहीं, एक्शन के लिए देखा जा रहा है। एडवर्ड का बदला हुआ नेचर और उसकी और डेंजरस साइड यहाँ सामने आती है। उसके फ्यूचर कैरेक्टर की तरफ हिंट करती है। और हेस्टिंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो समझ पा रहा है कि सबको किसी न किसी का गेम खेला गया है। हेस्टिंग की बात करें तो वो गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने एक अलाइड इंटेलिजेंस एजेंट को टॉर्चर करके मार दिया था। ये गिल्ट उसके ऊपर पूरे एपिसोड में छाया रहता है। उसे लगता है कि हार्फोर्ड और शेफर्ड के बारे में कुछ गड़बड़ जरूर है। ऊपर से वो ये भी समझ जाता है कि एडवर्ड अब सिर्फ वायलेंस के पीछे भाग रहा है। बिना रूल्स और मॉरल वैल्यूज को उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो कि उन्हें टीम्स ने सिखाया था। एडवर्ड अपने पेयर से शार्पनर निकालने के बाद चोरी की हुई मसूद बियरिंग्स लेकर स्टीन जर्मनी पहुंचता है। वहां उसके पास हार्फोर्ड के लिए कुछ सवाल होते हैं। CIA एजेंट हार्फोर्ड मान लेता है कि उसे शेफर्ड ने ही बेवकूफ बनाया था। इसी बीच हेस्टिंग भी आता है, अपनी जर्मन इंटेलिजेंस वाली इंफॉर्मेशन देता है। थ्योरी ये बनती है कि शेफर्ड ने हार्फोर्ड की टीम को मैनिपुलेट किया ताकि वो जर्मन्स का आयरन के खिलाफ जो प्लान था उसे खराब कर दे। लेकिन बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक हिस्टोरिकली एंटी आयरन एसिस्ट आयरन को न्यूक्लियर वेपन्स क्यों देना चाहेगा। हार्फोर्ड के पास जवाब निकालने का तरीका रेडी था। उसने शेफर्ड को एक रिवर बोट पर बंद कर रखा था। डायरेक्ट सवाल करने पर पता चलता है वहीद रहमिल असली शेफर्ड है। वहीद प्रेशर में आके कन्फेस करता है कि उसने जानबूझकर हार्फोर्ड को गलत इंटेलिजेंस दी थी। मतलब उसकी वजह से हार्फोर्ड की टीम ने जर्मन्स को रोक दिया और आयरन्स बच गए। अभी भी सिचुएशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एडवर्ड और हेस्टिंग अब एक नए प्लान पर काम करते हैं। वो खलीद के क्यूरीज बन जाते हैं। आयरन मिनिस्टर को बियरिंग्स पहुंचा देते हैं। डील तो हो जाती है, लेकिन इनका नुकसान कैरिस को भुगतना पड़ेगा। वहीद अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए उसकी बात काम नहीं आती। यहीं पर हेस्टिंग अपना रास्ता अलग कर लेता है और होनेस्टली दिखाया जाता है कि उसका पॉइंट समझ आता है। इस एपिसोड का सबसे वीक पार्ट यही था। धोखा बहुत ऑब्वियस था। ट्रेजेडी ये है कि एडवर्ड फिर भी अपना मिशन कंटिन्यू करता रहा, जबकि हेस्टिंग और ऑडियंस दोनों को क्लियर है कि गेम खेला जा रहा है। लेकिन फिर भी पवन किंग्स टेंशन बिल्ड करने में सक्सेसफुल होता है, खासकर बियरिंग्स के सेल वाले मूवमेंट पर। ऑडियंस को लगता है कि शायद सब गलत तरीके से खराब होगा, लेकिन ट्विस्ट कुछ और ही होता है। आयरन साइड लेकर आती है ताकि बियरिंग्स की अथॉरिटी टेस्ट कर सकें। एडवर्ड, मो और लैंड्री जो हेस्टिंग की तरह मिशन पर गए थे, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मसूद बियरिंग्स असली नहीं बल्कि फेक होते हैं, जो स्पेसिफिक RPM पर क्रम्बल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन बियरिंग्स टेस्ट पास कर लेते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि टीम को धोखा दिया जाता है। इसी वक्त दूसरी साइड पर हार्फोर्ड की मीटिंग कैरिस से होती है। यहाँ असली ट्रुथ रिवील होता है। कैरिस ही असली शेफर्ड है। वहीद ने आयरन को जर्मन इंटेलिजेंस के हाथ बेच दिया और कैरिस ने अपने भाई को CIA के हवाले करके सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब वहीद को सस्पेक्ट बनाया गया ताकि कैरिस अपना कवर सेफ रख सके। ये सवाल बनता है कि हार्फोर्ड आयरन को न्यूक्लियर वेपन देना क्यों चाहता था। उसका लॉन्ग गेम ये था
सर्कस को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए, न्यूक्लियर ऑप्शन डिलीवर करके कायरस अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करे और फिर अपनी सीट का यूज करके इंश्योर करने के वेपन्स कभी यूज ना हो। साथ ही कैरेस्ट वेस्ट के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करे, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। एक्सेप्टेड आवर्ड और मो और लैंड्री, इन तीनों को पॉलिटिक्स की बड़ी गेम में सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। लेकिन हॉवर्ड की बदनसीबी ये होती है कि आयरन मिनिस्टर और उसका प्लान टेल की वजह से हिल जाता है। टेल पूरे एपिसोड पवन और किंग्स उनमें अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती। एक्सट्रैक्शन का वेट करने के बजाय वो कम्युनिकेशन पोर्टल यूज करके प्रूफ निकाल लेती है। उसे पता चलता है कि हॉवर्ड ने ही मसूद को अपनी डेथ की झूठी इंफॉर्मेशन देने के बाद शेफर्ड से भी कांटेक्ट रखा था। आईपी ट्रैक्स करके टाल एक ड्रोन फोटो निकालती है जिसमें हॉवर्ड और सर्कस दोनों साथ देखते हैं। ये एविडेंस वो डायरेक्टली एडवर्ड और उसकी टीम को भेज देती है और फिर शुरू होता है धमाका। टीम आयरन मिनिस्टर के जीत पर गोली बारूद बरसा देती है और अंदर सबको मार देती है। मिनिस्टर गोली लगने के बावजूद लास्ट कॉल कायरस को लगाता है और इसी तरह कायरस और एडवर्ड दोनों लाइव कॉर्नेज सुन लेते हैं। एडवर्ड मिनिस्टर का हाथ काट देता है जो ब्रीफ केस बिरिंग के साथ से है। उस वक्त एडवर्ड एक साइको जैसा लगता है जो हॉवर्ड के लिए फ्यूचर में बड़ा डेंजर बनने वाला है। ये पार्ट फाइनल के लिए छोड़ दिया गया है। जब एडवर्ड और गैंग रिवर बोर्ड पर वापस आते हैं वो खाली मिलती है, सिर्फ एक कंप्यूटर चालू होता है जिसमें CIA डायरेक्टर को भेजा गया ईमेल लिखा होता है जिसमें सारी ब्लेम उसकी टीम पर डाल दी गई होती है। और ट्विस्ट ये होता है कि हेस्टिंग भी बर्न हो जाता है जब वो चुपचाप स्नाइपर स्कोप से पूरा एयरक्राफ्ट एक्सचेंज देख रहा होता है बिना किसी को बताए। अब तक एडवर्ड का पेशेंस खत्म हो गया है। उसने मिनिस्टर का हाथ काट दिया। उसकी मेंटल स्टेट अनस्टेबल लग रही है। फाइनल में सबसे बड़ी कन्फ्रंटेशन एडवर्ड और हॉवर्ड के बीच होने वाली है। एडवर्ड सच जान चुका है कि हॉवर्ड ने उसे और उसकी टीम को धोखा दिया है। चांसेस हाई हैं कि एडवर्ड खुद हॉवर्ड का गेम खत्म करे। अब असली शेफर्ड रिवील हो चुका है। उसका प्लान ये था कि अपने भाई वहीद को सेक्रीफाइस करके अपनी इमेज साफ रखे, लेकिन अब ड्रोन फोटो और टेल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका सीक्रेट सेफ नहीं है। फाइनल में ये कैसे एक्सपोज होगा या फिर वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से यूज करके बचने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि एडवर्ड या हेस्टिंग डायरेक्टली उसका फेस ऑफ करें। फाइनल का सबसे बड़ा एम शायद एडवर्ड को उस रूथलेस वॉरियर बनाते देखना है जो हमें द टर्मिनल लिस्ट में मिलता है। अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा था लॉयल्टी और मोरालिटी के बीच, लेकिन बेट्रायल और गद्दारी के बाद वो कम्प्लीटली कोल्ड ब्लडेड बन चुका है। फाइनल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7, इस एपिसोड में हमें 2 महीने का बड़ा टाइम जंप दिखाया जाता है जहां पर अब हम लैंगले में होते हैं जहां हॉवर्ड और हेस्टिंग एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में बैठे होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन हॉवर्ड के आयरन को न्यूक्लियर वेपन देने की फेल्ड कोशिश के बारे में होती है। प्रॉब्लम ये है कि हॉवर्ड के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। चाहे हेस्टिंग कितना भी कन्विंसिंग पॉइंट करे, अथॉरिटीज एक एक्सपर्ट जैसे हॉवर्ड की बात को एक नॉइस हेस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि हॉवर्ड पीसफुली रिटायर हो जाता है और हेस्टिंग को बोला जाता है कि एडवर्ड जो अभी छुप के बैठा है उसको सरेंडर करने को लिए मनाए। CIA के लिए असली कल्प्रेट एडवर्ड ही है। दूसरी तरफ एडवर्ड जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में अकेला कैबिन बनाकर रहता है। उसने पूरा कैबिन ट्रैप्स और एक्सप्लोजन से भर रखा है, बिल्कुल जैसे होम अलोन का कैबिन करता है। उसके पास वो बीरिंग्स भी हैं जो उसने यूसुफ से वापस ले लिए थे। इधर रीस एक लेटर पढ़ता है जो एडवर्ड ने उसके
के लिए लिखा था। रीस अपने कॉन्टैक्ट की हेल्प से वहां तक पहुंच तो गया था, लेकिन एडवर्ड का एग्जैक्ट लोकेशन उसे अभी तक नहीं पता है। इसी वक्त एडवर्ड उसे एक कॉल करता है सिर्फ थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद दोबारा चांस ना मिले। फिर एडवर्ड वॉरेन को कॉल करता है और बोलता है कि उसकी लोकेशन पब्लिक कर दो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्ड और वॉरेन दोनों को पता है कि जैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका लोकेशन ट्रेस करेंगी, वो हार्फर्ड को इन्फॉर्म करेंगी और हार्फर्ड ये बात कैरेस को बता देगा। इससे वॉरेन दोनों ट्रेटर कैरेस और हार्फर्ड का लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। एडवर्ड का प्लान सिंपल है। अगर वो इतनी फायरिंग और अटैक से 15 मिनट तक बचा रहा तो वॉरेन उन दोनों को एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ लेगी। उसके बाद एडवर्ड अपने पुराने टीममेट्स की हेल्प से कैरेस और हार्फर्ड को खत्म करने में मदद करेगा। वॉरेन उसे क्लियरली कहती है सिर्फ 15 मिनट लाइन होल्ड करनी है। एडवर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस अपनी जान लगानी है और सरवाइव करना है। एडवर्ड अपने कैप्टिव के खिलाफ फाइट अच्छा स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही लड़ाई कैबिन के बाहर फॉरेस्ट में शिफ्ट होती है, सोल्डर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि एडवर्ड ओवरवेल्म्ड हो जाता है। तभी रीस और उसकी टीम वहां आ जाती है और एडवर्ड की हेल्प करते हुए सोल्डर को मार गिराते हैं। ये सब कुछ रियलिस्टिक लगता है, जस्टिफाई करना बेकार है क्योंकि ये रियल स्टोरी ही नहीं है, ये एक फिक्शनल शो है। अगर शो एक सरमन मॉरल पॉइंट एस्टेब्लिश करता है तो उसका पे ऑफ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगता है कि बस एक्शन देखने पर ज्यादा फोकस किया गया है। वापस प्लॉट पर आते हैं। फाइट के दौरान एडवर्ड इंजर्ड हो जाता है। रीस उसे पैचअप करता है और सीरियसली शो में ब्रदर वर्ड इतना यूज हुआ है कि अब इरिटेटेड लगने लगा है। ट्रीटमेंट के वक्त एडवर्ड रीस को बीरिंग्स के बारे में बताता है और बोलता है कि उन्हें वहां ले जाए ताकि टीम के नाम क्लियर हो सके। मतलब इन बीरिंग्स का कभी कोई सही यूज था ही नहीं, उन्हें बस सेल करके न्यूक्लियर वेपन बनाए जाएं। रियल मोटिव सिर्फ एक ही था, अपने नाम्स क्लियर करना और सच देखना। एडवर्ड को बस हार्फर्ड और कैरेस का लोकेशन चाहिए था, क्योंकि उन दोनों की वजह से वो मर गए थे। एपिसोड के एंड में एक छोटा सा इमोशनल सीन दिखाया गया है। एडवर्ड पेरिश की वेरिएबल उसकी बेटी को डिलीवर करता है। बस वही सी छोटी क्लोजर मूवमेंट है। एपिसोड का फोकस अब वॉशिंगटन शिफ्ट होता है। वहाँ हार्फर्ड कैरेस को बोलता है कि एडवर्ड और बीरिंग्स ढूंढते रहो, लेकिन कैरेस थक चुका होता है। वो कहता है कि उसे अब ये सब नॉनसेंस नहीं करना, क्योंकि उसे फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट ऑफिस आया है और अब वो अपनी पुरानी ड्यूटी पर फोकस करना चाहता है, ना कि एक घोस्ट एडवर्ड के पीछे भागना। लेकिन होनेस्टली अजीब बात है कि एडवर्ड और कैरेस को एडवर्ड ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एडवर्ड खुद ओपनली इंटरनल ट्रैप कर रहा है। वॉरेन लैंडरी और फारूक के साथ पब्लिक जगह पे खाना खाता हुआ दिख रहा है। मतलब पूरा प्लॉट आर्मर उसके अराउंड बना हुआ लगता है। और एक चीज, लैंडरी को इजिली फॉरगिव कर दिया गया है, जबकि उसने वॉरेन के साथ गलत काम किया था। अगर ये बात बस नेशनलिज्म के नाम पर इग्नोर कर दी गई है तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। एडवर्ड और उसकी टीम एक प्लान बनाती है। जो भी लोग आयरन को न्यूक्लियर वेपर पावर बनाने के प्लान में इन्वॉल्व थे, उन्हें एलिमिनेट करना है। सबसे पहला टारगेट बनता है आर्टिम, जो दनावी के साथ डील करके बीरिंग्स एक्यूर करने का काम स्टार्ट करता है। उसे इस्तांबुल में मार दिया जाता है। फिर टर्न आता है कैरेस का। तेहरान में फारूक उसकी गाड़ी बॉम्ब से उड़ा देता है और कैरेस की फैमिली उसे जलते हुए देख लेती है। कैरेस का ओरिजिनल प्लान ये था कि बीरिंग्स तेहरान में ले आके अपना मिनिस्ट्रल पोस्ट सिक्योर करे और फिर इंश्योर करे कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी बना ही नहीं है। लेकिन फिनाले में शो ने सारी नॉनसेंस एक साइड कर दी। सीधा वायलेंट और रिवेंज, बस गोलाबारी। आखिर में एडवर्ड वर्जिनिया में हार्फर्ड के रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, लेकिन उसे इंटेंशनली नहीं मारता। वो पहले हार्फर्ड को समझाता है और डायरेक्टली उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हार्फर्ड अपनी जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट करता है। वो वेंटन, लेबनान और रियल लाइफ वॉर्स का जिक्र करता है
और कहता है कि सब सिचुएशन में आयरन को हमेशा फ़ायदा हुआ है। मतलब उसका प्लान ये था कि कैरस ईरान तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में जो टाइम लगाएगा उस टाइम को उसे अमेरिका को कन्विंस करने के लिए आयरन न्यूक्स बनाने का करीब है। फिर अमेरिका आयरन को बॉम्ब करे और हॉफर्ड अपना गिर चुके सोल्डर का बदला ले। लेकिन एडवर्ड उसके प्लान के साथ एग्री नहीं करता। उसने डिसाइड किया कि हॉफर्ड को उसके अलाइजे जैसे मरना नहीं है बल्कि जिंदा छोड़ना है ताकि उसकी असली गुनाहों की सजा उसे मिल सके। द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ के एंड में एडवर्ड CIA डायरेक्टर से मिलता है और कन्फेस करता है कि हॉफर्ड की वजह से उसने जितने भी एंटी नेशनल काम किए थे सबका सच एक्सेप्ट करेगा। शायद ये उनके बीच के रिश्ते को तोड़ने का एक तरीका हो। 2 महीने बाद नॉर्थ फोर्ट गेटवे पोर्ट पर एक आदमी एडवर्ड से मिलता है, हॉन्क डैश उसे बताता है कि वो अब CIA के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है। वो एडवर्ड को कन्विंस करना चाहता है कि दोबारा फील्ड में आए और उसके साथ मिशन करे, लेकिन एडवर्ड क्लियरली मना कर देता है। डैश समझ जाता है कि अब चला जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद या फिर हफ्तों या महीनों बाद एडवर्ड वापस टेस्ट देते हुए दिखाई देता है। मतलब अब वो ऑफिशियल तरीके से एजेंसी के लिए काम करेगा। ये डायरेक्टली टर्मिनल लिस्ट में स्टोरी की लिंक नहीं करता। इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।